हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085। सो memory is an essential component of microcomputer system. It stores binary instructions and data for microprocessor. मेमोरी एक एसेंशियल कंपोनेंट है माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम का और जो कि अपने अंदर जो है डाटा स्टोर करता है, ठीक है, और बाइनरी बिट्स को अपने अंदर स्टोर करता है। There are many type of memories which can be classified into two types. ठीक है, कई सारी टाइप की मेमोरी होती है, दो टाइप में हमने क्लासिफाई किया है, प्राइम मेमोरी या फिर उसे मेन मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज और सेकेंडरी मेमोरी और एक्सिलरी मेमोरी। तो ये दो तरीके की हमारी मेमोरी होती है, बेसिकली इसी के अंदर और कई सारी मेमोरीज हम क्लासिफाई करते हैं। तो ये देखिए मेमोरी चार्ट है ये बेसिकली। तो मेमोरी है, सबसे पहले मेमोरी को हमने प्राइम मेमोरी और स्टोरेज मेमोरी में हमने ब्रेक किया है दो पार्ट में, ठीक है। तो प्राइम मेमोरी जो होती है हमारी, ये भी देखिए दो पार्ट की होती है, रीड राइट मेमोरी या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं हम इसको, या रैंडम एक्सेस मेमोरी फिर देखिए दो पार्ट की होती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर अगर हम एकदम रीड ओनली मेमोरी में जाए अगर रोम में, तो रोम में देखिए नीचे ये भी दो टाइप की होती है, एक होती है इरेजेबल रोम और एक होती है परमानेंट रोम। परमानेंट रोम के नीचे भी मास्क रोम और प्रोम होता है, ठीक है। और इरेजेबल में देखिए ई प्रोम, डबल ई प्रोम और फ्लैश मेमोरी होती है, ठीक है। इसको भी हम और डिटेल से देखेंगे। और अगर हम जाएं स्टोरेज मेमोरी में, सेकेंडरी स्टोरेज या फिर बैकअप स्टोरेज जिसे बोलते हैं, तो ये देखिए आपकी क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो सेमी एक्सेस मेमोरी, सेमी रैंडम एक्सेस, सेमी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है इसमें। और वो इसके नीचे डिस्क हैं, डिस्क के नीचे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी डिस्क और जिप डिस्क हैं। और इधर देखेंगे तो सीरियल एक्सेस में हम यहाँ मैग्नेटिक टेप और सीसीडीज वगैरह यूज करते थे। ये सब चीजें हमारी पुरानी हो गई है, मैग्नेटिक टेप वगैरह का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, फ्लॉपी डिस्क का भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। अभी इस समय जो है करंटली हम हार्ड डिस्क वगैरह का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन था मेमोरी का, किस तरीके से मेमोरी, तो इसको और डिटेल में देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले प्राइम मेमोरी, दिस is the memory the microprocessor use in executing and storing the program। यानी कि जो भी हम प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर में एग्जीक्यूशन और स्टोरेज के लिए मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सी मेमोरी होती है, वो प्राइम मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। दिस मेमोरी शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड फास्ट इनफ टू कीप अप विद एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि ये जो मेमोरी है ये इतनी फास्ट होनी चाहिए कि जो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड है उसके साथ समन्वय कायम कर सके, उसके साथ उतनी तेजी से रिस्पॉन्ड कर सके जितनी तेजी से माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। इसको फिर दो पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि आपको बताया था, रीड राइट मेमोरी या फिर उसे रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। देखते हैं आगे, रीड राइट मेमोरी और रैम, ठीक है। रैम क्या होता है देखिए, द माइक्रोप्रोसेसर कैन राइट इनटू और कैन रीड फ्रॉम दिस मेमोरी। इस मेमोरी में से माइक्रोप्रोसेसर रीड भी कर सकता है डाटा को और डाटा को राइट भी कर सकता है। इट इज पॉपुलरली नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। दिस मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी व्हेन पावर इज स्विच ऑफ ऑल द कंटेंट्स आर डिस्ट्रॉयड। यानी कि ये वोलेटाइल मेमोरी है, जैसे ही पावर ऑफ होती है इसका जो सारा कंटेंट होता है वो क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो सारा का सारा गायब हो जाता है, डिलीट हो जाता है अपने आप। इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इसे आगे दो टाइप में बताया गया है, एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होता है, स्टैटिक रैम इज मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड स्टोर वोल्टेज बिट्स इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। ये फ्लिप फ्लॉप का बना होता है और अपने अंदर जो स्टोरेज करता है वो वोल्टेज की फॉर्म में करता है। ईच मेमोरी सेल हैज 6 ट्रांजिस्टर्स, हर मेमोरी सेल में 6 ट्रांजिस्टर होते हैं। एंड हेंस दिस मेमोरी चिप हैज लो डेंसिटी बट हाई स्पीड, इसलिए इसकी जो डेंसिटी होती है वो तो लो होती है लेकिन स्पीड इसकी हाई होती है। दिस मेमोरी इज मोर एक्सपेंसिव एंड कंज्यूम मोर पावर एज कंपेयर टू ड्रैम। ये महंगी होती है और बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करती है अगर हम ड्रैम से इसकी तुलना करें। नेक्स्ट है ड्रैम, ड्रैम यानी कि डायनामिक रैम। दिस मेमोरी इज मेड अप ऑफ मोस्ट ट्रांजिस्टर गेट्स, यानी कि मोस्ट ट्रांजिस्टर गेट से बनी होती है और बिट्स को चार्ज की फॉर्म में स्टोर करती है, ठीक है। इसका जो एडवांटेज होता है कि इसकी हाई डेंसिटी होती है, पावर कंजप्शन लो होता है और सस्ती होती है, ठीक है। और लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या होता है, इसमें से चार्ज लीक हो जाता है, तो इसे कुछ मिली सेकंड बाद बार बार इसको हमें राइट करना पड़ता है। तो ये होता है हमारा ड्रैम। तो नेक्स्ट है रोम, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी।
रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इट रिटेन्स द इंफॉर्मेशन आफ्टर द पावर इज स्विच्ड ऑफ, यानी कि जब भी पावर स्विच्ड ऑफ हो जाती है तो ये अपने अंदर जो इसकी इंफॉर्मेशन होती है वो उसके अंदर रिटेन रहती है, उसके अंदर एज इट इज रहती है, डिलीट नहीं होती है। द मेमोरी इज यूज्ड फॉर प्रोग्राम एंड डाटा दैट नीड नॉट टू बी अल्टर्ड, यानी कि ये ऐसे प्रोग्राम और डाटा के लिए स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसमें कोई अल्टरेशन ना करना हो, जिसमें कोई काट छांट हमें ना करनी हो। ये देखिए एक रोम का स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, देखिए किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए आप, ये एक रजिस्टर है, ठीक है, सिलेक्शन रजिस्टर है, जिसको भी आप जिस भी पॉइंट पे आप इसे टच कर देंगे उस पे 5 वोल्ट की सप्लाई मिल जाएगी। 5 वोल्ट की सप्लाई मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए जहां जहां डायोड के कनेक्शन हुए हुए हैं, ठीक है, तो वो पॉइंट तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कनेक्टेड है, अदरवाइज जहां पे क्रॉस आ रहा है, जहां पे क्रॉस हुआ हुआ है वो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपका कनेक्शन हमने जो है यहाँ पे सबसे ऊपर वाले पे आपने इसको कनेक्ट किया है, इस वाले पॉइंट पे आपने इसको कनेक्ट कर दिया है, 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी है, तो क्या होगा, इस क्रॉस पे कोई सिग्नल नहीं है मिलेगा, यानी कि ये जो लाइन है यहाँ पे कुछ भी सिग्नल नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन अब ये कनेक्टेड है इससे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। ऐसे ये भी कनेक्टेड है, यहाँ पर भी 1 मिलेगा, ये भी कनेक्टेड है, यहाँ पर भी 1 मिलेगा, ये भी कनेक्टेड है, यहाँ पर भी 1 मिलेगा, ये कनेक्टेड नहीं माना जाएगा, ये भी कनेक्टेड नहीं माना जाएगा और ये भी कनेक्टेड नहीं माना जाएगा, तो ये तीनों 0 आएगा। तो जैसे ही एक मैंने को जो कनेक्टर है मैंने इसे ऊपर वाले पॉइंट पे यानी कि 111 वाली लोकेशन पे कनेक्ट किया है, तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, 011110000, ठीक है। और अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं हेक्स कोड में तो हो जाएगा आपका 78H। तो इस तरीके से रोम जो है वो काम करता है। ये डायोड मैट्रिक्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है। अब टाइप ऑफ रोम, कितने टाइप के रोम होते हैं देखिए। सबसे पहला मास्ड रोम। मास्ड रोम जो होता है ये परमानेंट रिकॉर्डिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और मास्किंग एंड मेटलाइजेशन प्रोसेस से इसको तैयार करते हैं। बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है इसको तैयार करने का, बहुत ही एक्सपेंसिव टाइप की मेमोरी है ये, ठीक है। और स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बाकी हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट होता है प्रोम। प्रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रोम। This memory has nichrome और पॉलीसिलिकॉन वायर अरेंज इन अ मैट्रिक्स। नाइक्रोम और पॉलीसिलिकॉन वायर, जैसे अभी पीछे हमने वायर्स देखे थे, हमने ये देखिए वायर्स देखे थे, ऐसे ही इसमें जो वायर्स होते हैं वो पॉलीसिलिकॉन और नाइक्रोम के हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक, और मैट्रिक्स की फॉर्म में होते हैं वो। दीज वायर कैन बी फंक्शनली व्यूड एज डायोड और फ्यूज मैट्रिक्स, यानी कि जैसे भी डायोड और फ्यूज मैट्रिक्स देखा है हमने, ये डायोड मैट्रिक्स इसकी तरह ही होता है। दीज फ्यूज आर यूज्ड एज कनेक्शन टू फॉर्म अ मेमोरी। जैसे कि अभी डायोड का हमने यूज किया था कनेक्शन करके मेमोरी बनाने के लिए, इसी तरीके से हम इसका फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे डायोड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जब हम उसको कनेक्ट कर देते हैं तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बर्निंग प्रोसेस बोलते हैं, बर्निंग ऑफ प्रोम। जब हम कनेक्शन कर देते हैं, परमानेंटली उसे जोड़ देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बर्निंग ऑफ रोम। तो ये था हमारा बर्निंग ऑफ प्रोम, तो ये था बेसिकली हमारा प्रोम, प्रोग्रामेबल रोम। नेक्स्ट है हमारा ईप्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। दिस मेमोरी स्टोर्स अ बिट बाय चार्जिंग द गेट फ्लोट ऑफ एन FET, यानी कि अब यहाँ पे हम डायोड की जगह FET का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो गेट उसका फ्लोटिंग गेट जो होता है उसके लिए उसका यूज करके हम जो है बिट को हम स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस द इंफॉर्मेशन इन स्टोरेज by using an EEPROM programmer which apply high voltage to gate to charge the gate, यानी कि गेट को चार्ज करने के लिए जो EEPROM प्रोग्रामर होता है वो हाई वोल्टेज अप्लाई करता है। दिस हैज एन एडवांटेज इन फील्ड एंड रिमोट एप्लीकेशन में इसके काफी सारी एडवांटेजेस हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग द चिप टू UV लाइट। अगर हमने ये आपकी चिप को अल्ट्रावायलेट लाइट में हमने एक्सपोज किया है तो जितनी भी उसकी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, वो सारी की सारी आपकी डिलीट हो जाएगी, वो सारी इंफॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ रोम में डबल ई प्रोम देखेंगे, यह है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। दिस मेमोरी इज फंक्शनली सेम एज ईप्रोम, ईप्रोम की तरह होती है एक्सेप्ट दैट इंफॉर्मेशन कैन बी अल्टर्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल एट रजिस्टर लेवल, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल का इस्तेमाल करके जो अभी इंफॉर्मेशन है उसे आप डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
ठीक है, रजिस्टर लेवल पे चेंज कर सकते हैं। इस पूरी इंफॉर्मेशन को आपको जो है वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, रजिस्टर लेवल पे आप इसमें इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन कैन बी इरेज इन 10 to 20 मिली सेकेंड में आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसे इरेज कर सकते हैं, जबकि ईप्रोम में यही जो इरेज होने का टाइम था वो कितना था, वो 20 मिनट्स था। तो टाइम बहुत ज्यादा बचाती है, ये टाइम इफेक्टिव होती है, फास्ट इसकी वर्किंग है। दिस मेमोरी इज एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू ईप्रोम, ईप्रोम के मुकाबले थोड़ी महंगी है। फ्लैश मेमोरी, दिस इज अ वेरिएशन इन ईप्रोम which is being most popular, ठीक है, सबसे पॉपुलर फ्लैश मेमोरी हुई है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द डबल ईप्रोम एंड फ्लैश मेमोरी इज इरेजर प्रोसीजर, जो इनका इरेजर प्रोसीजर है, जो इनका डिलीट करने का प्रोसीजर है, वही डिफरेंस है बेसिकली। डबल ईप्रोम कैन बी इरेज्ड एट रजिस्टर लेवल, अभी बताया था आपको रजिस्टर लेवल पे उसे, और इसे जो हम इरेज करते हैं वो ब्लॉक लेवल और सेक्टर लेवल पे हम जाके इसे इरेज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारी फ्लैश मेमोरी थी। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ रोम थे, टाइप्स ऑफ मेमोरी था, मेमोरी का क्लासिफिकेशन था, किस तरीके से मेमोरी का क्लासिफिकेशन होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मेमोरी वर्ड साइज। मेमोरी वर्ड साइज क्या होता है, ठीक है। मेमोरी चिप्स, मेमोरी डिवाइसेस आर अवेलेबल इन वेरियस वर्ड साइज, सभी वर्ड साइज में मेमोरी चिप हमारी अवेलेबल होती हैं, 1, 4 या 8, एंड द साइज ऑफ द मेमोरी चिप इज जनरली स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ बिट्स इट कैन स्टोर। वो कितनी बिट स्टोर कर सकती है उसके ऊपर उसका साइज डिपेंड करता है, 1 बिट स्टोर कर सकती है, 4 बिट कर सकती है, 8 बिट कर सकती है एक रजिस्टर में, उसके ऊपर जो उसका वर्ड साइज डिफाइन होता है। The memory size in a given system is generally specified in terms of bytes, ठीक है, बाइट्स की टर्म्स में जो है मेमोरी साइज हम उसका डिफाइन करते हैं। therefore it is necessary to design a byte memory word, इसीलिए हम जो मेमोरी वर्ड बनाते हैं उसे हम बाइट की फॉर्म में बनाते हैं, उसे बाइट मेमोरी वर्ड बोलते हैं। ये एग्जांपल देके आपको समझाया है कि जैसे अ मेमोरी चिप साइज इज 1024 क्रॉस 4, अगर एक मेमोरी चिप का साइज है 1024 क्रॉस 4 एंड has 1024 register and each register can store 4 bit, यानी कि इसका मतलब क्या है, जो 1024 क्रॉस 4 लिखा है इसका मतलब है कि इस मेमोरी चिप के अंदर 1024 रजिस्टर है और हर रजिस्टर के अंदर 4 बिट स्टोर की जा सकती है। एक रजिस्टर की कैपेसिटी कितनी है, वो 4 बिट की कैपेसिटी है। तो टोटल बिट कितनी हो जाएंगी, टोटल बिट कितनी स्टोर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम 4 इंटू 1024, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएंगी 4096। तो अगर हम बोलते हैं कि 1024 क्रॉस 4 का हमने एक चिप लिया है तो उसके अंदर टोटल बिट कितनी स्टोर सकती है, हो सकती है 4096 बिट्स स्टोर हो सकती हैं। -1 कर देंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो 4095 बिट स्टोर हो सकती है। अगर मैं 1 KB मेमोरी की बात करूं तो 1 KB मेमोरी का मतलब क्या होगा, वी नीड 2 चिप्स, हमें 2 चिप चाहिए होंगे 1 KB मेमोरी में। इस किस साइज के, 1024 साइज के हमें 2 चिप, क्योंकि 1 KB का मतलब क्या होता है बेसिकली देखिए, 1 KB इज इक्वल टू 1024 इंटू 8 बिट्स। 1 KB मतलब 1 किलो बाइट, बाइट का मतलब 8 बिट, ठीक है। तो 1 किलो का मतलब क्या होता है, किलो मतलब 1024, अगर हम यहाँ बाइनरी की बात करते हैं तो किलो का मतलब होता है 1024 और बाइट का मतलब 8 बिट, ठीक है। तो 1 किलो बाइट के लिए हमें कितने चाहिए होंगे, ये हमें 10 जो आपका है 1024 क्रॉस 4 के 2 हमें चिप्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो जो हमारा वर्ड साइज हो जाएगा वो कितने वर्ड साइज के लिए, 1 KB के लिए हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो 1 किलो इज इक्वल टू 1024, ये याद रखेंगे, और 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। अब यहाँ जो ये 8 बिट्स है इसका मतलब क्या है कि जो डाटा लाइन है वो कितनी है, 8 हो जाएंगी, यानी कि अगर 1 किलो बाइट की मेमोरी मुझे एक्सेस करनी है तो उसमें डाटा लाइन कितनी चाहिए होंगी, 8 चाहिए होंगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे ये वाली मेमोरी चिप एक्सेस करनी थी 1024, ठीक है, तो इसके लिए कितनी डाटा लाइन थी, 4 डाटा लाइन थी, ठीक है। अब 1024 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 लिख सकता हूं, तो 2 की पावर 10 यानी कि 2 की पावर 10, और यहां पे 10 जो है, 10 का मतलब क्या है, ये 10 एड्रेस लाइंस है, ठीक है। देखिए अगर माइक्रो प्रोसेसर 8085 के मेमोरी साइज की बात करें तो 64 KB मेमोरी होती है, जैसा कि हमें पता है। तो ये मैंने इसका कैलकुलेशन किया है किस तरीके से, देखिए 64 KB का मतलब क्या होगा, 64 KB किलो बाइट, अभी बताया था आपको, किलो का मतलब होता है 1024 और बाइट का मतलब होता है 8 बिट, ठीक है। तो ये मैं लिखा 64 इंटू किलो इंटू बाइट, ठीक है। अब 64 को लिख सकता हूं 2 की पावर 6, ठीक है, और 1024 को बताया था 2 की पावर 10,
इंटू 8 बिट्स, ठीक है। अब ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो 2 की पावर 16 हो जाएगा, क्रॉस 8 बिट्स हो जाएगा। अब 16 यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 16 क्या है यहाँ पे, ये एड्रेस लाइन्स है, और 8 क्या है यहाँ पे, ये है डाटा लाइन्स। तो इस तरीके से हम 64 KB जो हमारा एमपीयू का साइज है 8085 का, उसी की वजह से जो हमारी डाटा लाइन्स है वो 8 है। ये देखिए डाटा लाइन्स 8 है। डाटा लाइन्स को हमने n से रिप्रेजेंट किया है और m से हमने एड्रेस लाइन को रिप्रेजेंट किया है, तो ये हमारा 16 एड्रेस लाइन्स है, ठीक है। किसके लिए, 64 KB मेमोरी के लिए। तो ये बेसिकली हमारा मेमोरी साइज था जो मैंने आपको बताया 8085 के लिए। अब देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ मेमोरी वर्ड साइज। अगर हमें मेमोरी वर्ड साइज का एक्सटेंशन करना है, यानी कि हमारे पास छोटे मेमोरी ब्लॉक हैं, हमें उसे बढ़ाना है, तो हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 ब्लॉक दिए हैं 4x4 के, ठीक है। 2 चिप दिए हैं आपको, 4 बिट के 2 रजिस्टर दिए हैं, ठीक है। 4x4 के 2 दिए हैं, ठीक है। तो इनका इंटरकनेक्शन हमने कैसे किया है, देखिए, क्योंकि अगर हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास क्या है, 2x4 है बेसिकली, ठीक है। तो 2x4 है हमारे पास, दोनों 2x4 है, तो 2 क्या होंगी इसमें सेलेक्ट लाइन, इसमें ये सेलेक्ट लाइन है A1 और A2, ठीक है, और 4 हमारे आउटपुट हैं, ठीक है। तो अब इसको कनेक्ट करेंगे हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, हमें 8 आउटपुट मिल जाएंगे, यानी कि हमारा जो वर्ड साइज हो जाएगा वो 8 बिट का वर्ड साइज हो जाएगा, ठीक है। अब 8 बिट का वर्ड साइज तो हो जाएगा जब इसे कनेक्ट करेंगे। देखिए हमने एक राइट पिन को कॉमन कर दिया है, ठीक है, राइट पिन को हमने कॉमन कर दिया है, ठीक है। और RD जो हमारा रीड पिन है इसे भी हमने कॉमन कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। A1 A2 को भी कॉमन कनेक्ट कर लिया है। तो हमारे जो आउटपुट है वो देखिए 0 से लेके 7 तक आ गए, और इनपुट भी 0 से लेके 7 तक आ गए। अगर हमें राइट कराना होगा, राइट ऑपरेशन के लिए इनपुट का इस्तेमाल करेंगे और रीड ऑपरेशन के लिए आउटपुट का इस्तेमाल करेंगे। जब हमें मेमोरी से कोई चीज रीड करनी होगी तो हमें आउटपुट चाहिए होगा, वहां पे आउटपुट का इस्तेमाल करेंगे। जब राइट करना होगा तो इनपुट देना होगा मेमोरी को, तो इनपुट का इस्तेमाल करेंगे। ये क्लियर है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सेलेक्ट लाइन 3 होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो 2x4 था, ठीक है, लेकिन अब ये इसमें 8 आउटपुट हो चुके हैं, तो 3x8 होता है। तो थर्ड हमें जो चाहिए वो सेलेक्ट लाइन चाहिए, वो कहां से आएगी वो देखेंगे हम। देखिए ये बेसिकली मैंने दोबारा से इसको किया है। देखिए रजिस्टर है 4 इसमें है और 4 इसमें है, ठीक है। 2 सेलेक्ट लाइन है, ठीक है। रीड सिग्नल राइट सिग्नल दोनों में है, और ये 8 आउटपुट हो गए, ठीक है। इनपुट ले लीजिए, चाहे जब ये आउटपुट रीड और राइट ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यही लाइन इनपुट की तरह बिहेव करेंगी, यही लाइन आउटपुट की तरह बिहेव करेंगी डाटा लाइन से, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे एक चिप सेलेक्ट सिग्नल है CS। चिप सेलेक्ट सिग्नल को मैंने कनेक्ट किया है एक नॉट गेट का इस्तेमाल करके, और इसे एक कॉमन इनपुट से किया है, इससे बोला हमने A2, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 सेलेक्ट लाइन हो गई, A0 A1 और A2, और आउटपुट कितने हो गए 8। तो ये अब एक ये यहाँ पे देखिए, इसमें ये जो आपका बना है फिगर 2, इसमें जो है आपका ये क्या बन गया है, 8 बिट का बन गया। देखिए 3 सेलेक्ट लाइन हो गई, A0 A1 A2 और 8 आपकी आउटपुट लाइन हो गई, रीड राइट सिग्नल हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही A2 की वैल्यू 0 होगी तो कौन सा मेमोरी ब्लॉक सेलेक्ट होगा, M2, ठीक है। जैसे ही 0 होगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आते ही यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में M1 सिलेक्ट हो जाएगा। जब हम इसकी वैल्यू 0 कर देंगे, 0 करते ही यहाँ पे M1 सिलेक्ट हो जाएगा, और 1 करते ही M2 सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये रैंडमली सिलेक्ट होंगे, एक बार ये होगा, एक बार ये होगा, एक बार ये होगा, एक बार ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 3 सेलेक्ट लाइन हमने यहाँ पे बना के दिखाया है। 2-4 बिट कैस्केडेड चिप इस तरीके से हमने बनाया है। इस तरीके से हमने मेमोरी का जो वर्ड साइज है उसे भी यहाँ पे इंक्रीज करके आपको दिखाया है, किस तरीके से हम मेमोरी के वर्ड साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हमने 2x4 से 3x8 बना के हमने यहाँ पे चेक किया है। नेक्स्ट है मेमोरी मैपिंग इन 8085। तो देखिए मेमोरी मैपिंग क्या होगी, हमारे पास टोटल जो मेमोरी होती है, मैंने आपको बताया कि 64 KB की मेमोरी स्पेस होता है इसमें, ठीक है। तो ये 64 KB टोटल मेमोरी है। इसमें 16 KB EEPROM के लिए है, 8 KB इनपुट आउटपुट के लिए है, 32 KB मेमोरी, 32 KB मेमोरी यहाँ पे रैम के लिए है, और 8 KB मेमोरी अनयूज्ड है, ठीक है। तो अब बेसिकली ये मेमोरी लोकेशन तो हमारे आइडेंटिफाइड हो गए कि क्या क्या मेमोरी हमारे लिए हमने डिवीजन कर दिया है, पार्टीशन कर दिया है। अब इसकी मैपिंग करने के लिए, यानी कि इनको एड्रेस देने हैं हमें। तो देखिए जो EEPROM है उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो 000 से लेके और 3FFFF तक आएगा। कैसे आएगा वो देखिए, 16 KB हमने किया है, इट हैज 16 KB मेमोरी स्पेस, ठीक है। सो वी स्टार्ट फ्रॉम एड्रेस 000 टू 3FF। अभी कैसे होगा, 16 KB को कैसे लिखेंगे, 16 किलो,
ठीक है, 16 किलो। बाइट को छोड़ देंगे क्योंकि वो तो हमारा डाटा लाइन्स होती है, उसकी जरूरत नहीं है। तो ये 16 क्रॉस 1024 करेंगे तो कितना आएगा, 16384 आएगा। इसमें से एक माइनस कर देंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो 16383 आ जाएगा। अब अगर मैं इसका हेक्स कोड निकालूं 16383 का, तो मुझे क्या मिलेगा, 3FFF मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग एड्रेस तो 0000 है और जो एंडिंग एड्रेस है वो कितना है, 3FFF तक है। सो फॉर EEPROM विद साइज 16 KB, EEPROM का जो साइज है वो 16 KB का दिया है, उसमें स्टार्टिंग एड्रेस विल बी 0000 एंड एंडिंग एड्रेस विल बी 3FFF। आप देखेंगे इनपुट आउटपुट के लिए 8 KB का स्पेस दिया है हमने, स्टार्टिंग एड्रेस 3FFF है और जो एंडिंग एड्रेस है वो है 5FFF। ठीक है, अब कैसे होगा देखिए यहाँ पे, फॉर दिस 16 + 8, देखिए टोटल कितना हो गया, 16 + 8, 16 + 8। तो जो टोटल यहाँ तक की जो स्पेस हो, यहाँ तक की जो मेमोरी स्पेस होगी वो हम यूज करेंगे एड्रेस निकालने के लिए, ऊपर वाला एड्रेस निकालने के लिए। कैसे निकलेगा, 16 + 8 24 KB, 24 × 1024, ये आ जाएगा 24576। इसमें से 1 माइनस करेंगे आएगा 24575। अब 24575 का जब मैं हेक्स कोड लूंगा तो मेरा क्या आएगा, 5FFF। 5FFF मेरा कौन सा एड्रेस आएगा, वो इसका टॉप एड्रेस आ जाएगा। और इसका जो बॉटम एड्रेस है, जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो क्या है, 3FFF से एक आगे से इसका एड्रेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रैम के लिए देख लीजिए ठीक उस तरीके से, रैम 32 KB स्पेस ले रहा है, स्टार्टिंग एड्रेस 5FFF से एक आगे का होगा और एंडिंग एड्रेस DFFF है। ठीक है, तो कैसे होगा ये देख लीजिए, 32 KB + 24 जो पीछे का था उसे हमने ले लिया है, 56 KB आ गया, 56 KB को 1024 से मल्टीप्लाई किया है, 57344 आ गया है, -1 करेंगे 57343 हो जाएगा, फिर इसका हेक्स कोड निकालेंगे तो DFFF आ जाएगा। तो इसका जो 8 KB स्पेस है उसके लिए जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो 5FFF + 1 होगा और जो इसका एंडिंग एड्रेस होगा वो DFFF। अनयूज्ड के लिए भी इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अनयूज्ड के लिए 56 KB प्लस जो 8 KB का इसका स्पेस है वो लेंगे। ठीक है, तो इसको टोटल आ जाएगा 65536, -1 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसका 35535 का हम हेक्स कोड निकालेंगे तो आएगा DFFF। तो स्टार्टिंग एड्रेस हमारा हो जाएगा इसका, सॉरी ये DFFF नहीं, ये होगा FFFF आएगा, 4 बार F आ जाएगा, ये गलत दिखा गया यहाँ पे। तो इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा DFFF + 1 हो जाएगा, एक आगे से स्टार्ट होगा और एंडिंग एड्रेस हो जाएगा इसका FFFF। तो ये बेसिकली हमारा मेमोरी मैपिंग हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से, अभी ये आपको बताया मैंने, वही चीज दोबारा से बता रहे हैं एक बार। ठीक है, ये देखिए किस तरीके से 8 इनपुट हैं इसके अंदर। ठीक है, 8 इनपुट हैं इनपुट बफर में, 8 आउटपुट है आउटपुट बफर में। ठीक है, A1 और A2 दो यहाँ पे हमने सेलेक्ट लाइन ली है। अब इसमें एक चिप सेलेक्ट कनेक्ट करके हमने किस तरीके से पीछे आपको दिखाया था कि चिप सेलेक्ट को कनेक्ट किया है, और देखिए चिप सेलेक्ट से हमने यहाँ पे CS के थ्रू हमने इसे कनेक्ट कर दिया था। तो वही चीज यहाँ पे एक बार दोबारा दिखाने की आपको कोशिश की गई है कि किस तरीके से डिकोडर का इस्तेमाल करके हम रजिस्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले माइक्रो प्रोसेसर्स के सारे लेक्चर आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।